नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और आज मिड वीक करंट अफेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे जो मिड वीक करंट अफेयर्स का ये प्रोग्राम है, ये ऋषभ सर आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी वो दूसरे कामों में बिजी हैं तो आपका नुकसान ना हो, इसलिए जब तक उनका फिर से आना नहीं होता तब तक जो है हम आपके इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज आप देख रहे हैं इस मिड वीक मैटर्स में जो है हम लोग करंट अफेयर्स कवर कराते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीज़ों को ले आते हैं, बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट बातचीत होती है ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट उस ऑप्शन को देखें तो आपको चीज़ें याद आ जाए और आप वहाँ पे बेहतर कर पाएँ। ठीक है, करंट अफेयर्स को टू द पॉइंट जो है बात करने के लिए ये एक सीरीज़ चलाई जा रही है। हालांकि इसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है आपके लिए अलग से डेली करंट अफेयर्स की बात की जाए, बट जब वो प्लान हो जाएगा तो फिर आपको मिलने लगेगा। अभी इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीज़ों को आप सीख सकते हैं। ठीक है, पिछली कुछ परीक्षाओं को अगर आप देखेंगे तो ये मिड वीक मैटर्स से जो है बहुत सारा फ़ायदा बच्चों को हुआ है जिन्होंने इसे फॉलो किया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, कब जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है ना? टर्म से ही क्लियर है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इसका मतलब है न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने की बात की जा रही है। वैसे संवैधानिक बात भी है, नीति निर्देशक तत्व में यह भी कहा जाता है कि सरकार कोशिश करेगी कि न्यूट्रिशन को बेहतर करे। उन्हीं के तहत जो है देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल्स में जो है अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है, ब्रेकफास्ट, वो जो क्या कहते हैं बच्चों के खाने की व्यवस्था होती है चीज़ें, इसीलिए ताकि न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेगा तो जीडीपी में उसका योगदान नहीं होगा ना। तो इसीलिए वैसे इसका ध्यान तो हमेशा ही दिया जाता है, लेकिन एक सप्ताह इसके लिए नियुक्त किया गया है जब इसको मनाया जाता है। वो सितंबर का पहला सप्ताह है, 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक ये क्या कहते हैं एक सप्ताह मनाया जाता है जिसे आप राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है भारत में एक वार्षिक उत्सव है, 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जीवन में पोषण का जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, उसको बताने के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, और हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसकी समझदारी डेवलप कराने में ये ऐसे सप्ताह या आयोजन जो है वो मदद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप पढ़िए। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, DCAS ना? हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष ना का पद किसने संभाला है? तो डिफेंस वाले एग्जाम्स में ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इसका जो सही जवाब है, एक व्यक्ति हैं जिनको फ्लाइंग का अच्छा खासा अनुभव है ना, आपको दिख रहा है इमेज, नाम है तजिंदर सिंह। ठीक है, इनको लगभग 4500 घंटों का जो है फ्लाइंग जो है एक्सपीरियंस है और इन्हीं को जो है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने रविवार को वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला। हाँ, एक यहाँ पे बात है कि उन्होंने जो पद संभाला है वो सबसे पहले कहाँ गए, वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अपने कार्यकाल की शुरुआत करी। ये प्लेस कहाँ है जहाँ वो गए थे? ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसका मतलब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जहाँ पे शहीदों का एक पूरा स्मारक बनाया गया है उनकी याद में, वहाँ पे जाकर के इन्होंने श्रद्धांजलि देकर के अपने पदभार को संभाला है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछ ले कि डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? वो तजिंदर सिंह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस ना, कई बार डेज से खूब क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो अगर कभी पूछ ले विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो वैसे तो इसका जो जवाब होगा वो सितंबर 2 होगा, मतलब कि 2 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो नारियल दिवस की स्थापना का समय है ना वो 2009 में है। ठीक है, लेकिन जो है इसे अगर टेक्निकली जब आप इसके फैक्ट में जाएंगे तो 1 सितंबर को जो है इसका स्थापना हुआ था, लेकिन इसका समारोह जो मनाया जाता है वो चुना गया किस दिन के लिए? 2 सितंबर को, मतलब कि 2 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड कोकोनट डे वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 बाय द एशियन, ये दो संस्था है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब कि एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। ठीक है, जो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है। ये ज़रूरी है, ये कैसा संगठन है अगर कभी पूछ ले, APCC, वैसे मुश्किल है पूछना, लेकिन तब पर भी देखिए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और जितने भी
नारियल उत्पादक देश हैं उनका प्रतिनिधित्व करने की ये संगठन है। और इसी ने जो है 2 सितंबर को जो है माना है कि हम नारियल दिवस के रूप में वर्ष में मनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इस पर बात अगर कभी की जाए, नारियल दिवस की बात आए, तो आप किस पे चले जाएंगे, 2 सितंबर पे चले जाएंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है। अगर इसके बारे में आप देखते हैं तो इसी को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है ना, एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। किसे मिला है, तो एक व्यक्ति हैं ना, कहानीकार हैं, और उन्हीं को मिला है। जापान के ये व्यक्ति हैं, नाम है हयाओ मियाजाकी। ठीक है, अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको देखना हो तो एक व्यक्ति हैं जो एनिमेशन और कहानी की दुनिया में जो है उनका योगदान को महत्व देने के लिए जापानी फिल्म निर्देशक हैं और एक स्टूडियो गिबली के ये सह संस्थापक भी हैं, नाम है हयाओ मियाजाकी। इनको 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने की बात हुई है। अगर ये पुरस्कार किस एशिया के कौन सा नोबेल कहा जाता है, तो दिया भी है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। ठीक है, 1957 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे किसकी याद में दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि राष्ट्रपति, जो तीसरे राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, ठीक है, जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में ये बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है, जो रमन मैग्सेसे है ना, इन ऑनेस्ट वर्क के लिए, अपने जीवन में जो है ईमानदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम पर 1957 में स्थापित ये पुरस्कार शुरू हुआ था। और सर वर्तमान में 2024 का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, जापान के एक कहानीकार हैं, एनिमेशन में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो एक स्टूडियो के संस्थापक भी हैं जिसे गिबली स्टूडियो बोल रहे हैं, और जापान के फिल्म निर्देशक हैं। नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, एक बार पढ़ के जाएंगे ना, तो वहाँ पे जब नाम वहाँ पे रहेगा तो ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2024 को पैरा ओलंपिक में रूबीना फ्रांसिस को कौन सा पदक जीता। वैसे ओलंपिक कंप्लीट ना एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, जो उसमें कंप्लीट जितने भी जिसको जो पुरस्कार मिला है, जो मेडल मिले हैं, उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जिनको कवर करना हमें ठीक लगा, तो यहाँ पे उन्हीं में से एक है पैरा ओलंपिक में रूबीना फ्रांसिस। पैरा ओलंपिक मतलब कि जो कि कहाँ हुए, पेरिस में हुए। ठीक है, कौन सा मेडल जो है रूबीना फ्रांसिस को मिला है, तो इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक जो है वो जीता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रूबीना फ्रांसिस ने 31 अगस्त को पेरिस में कांस्य पदक जीत करके पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस स्पर्धा में जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। ठीक है, इस स्पर्धा में जो है इन्होंने जीता ये पुरस्कार, और क्या कहते हैं, कांस्य पदक जो है भारत के लिए सिक्योर किया। ठीक है, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये देश की पहली महिला पिस्टल शूटर बनी। ठीक है, जिन्होंने 10 मीटर क्या कहते हैं एयर पिस्टल उसमें प्रतिस्पर्धा में जीता है इन्होंने कांस्य पदक। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ना, कई बार आपने इस नाम को सुना होगा। पहले पोस्ट ऑफिस आप जानते ही हैं खूब अच्छे से, पोस्ट ऑफिस से ही क्या कहते हैं कनेक्ट करके एक बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वैसे अगर इसके नाम से ही देखें तो इसका बैंकिंग सुविधाओं को जो है वो गांव-गांव तक फैलाने का एक मेथड था, या कह दो इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए जो है इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है, पूछ रहा है कि अपना 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है। तो जो क्या कहते हैं ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने अपना जो है 7वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो किस दिन मनाया है, सितंबर 2024 को ही मनाया है। मतलब कि 2 सितंबर 2024 को जो है इसने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप मुझे कमेंट में एक बात बताइए कि इंडियन क्या कहते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। वैसे आप इस बात से बिल्कुल तुरंत आश्वस्त मत हो जाइएगा कि जब स्थापना दिवस 2 सितंबर को हो रहा है तो 2 सितंबर को ही इस्टेब्लिश हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेट पे सर्च करिए, देखिए कुछ एक आध दिन का आगे पीछे मामला है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि ये इस्टेब्लिश कब हुई। हालांकि 7वां जो स्थापना दिवस मना है वो कब मना है, 2 सितंबर को, ये सही है, लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है आप मुझे बताइए। तो 2 सितंबर 2024 को अपना 7वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया, और इसमें जो है मेन उद्देश्य यही है कि बैंकिंग सुविधाओं को जो है वो ग्रामीण इलाकों तक भी या ज़्यादातर लोगों तक अच्छे से
इंक्लूड किया जाए उसमें, मतलब कि फिनेंशियल इंक्लूजन को जो है ध्यान रखते हुए ये चीज़ शुरू की गई है ना, उनके घरों तक जो है ये व्यवस्था पहुंचाई जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 1 सितंबर को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने एज्यूम किया या जो नियुक्त हुए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड ऑन सितंबर 1? 1 सितंबर को किन्होंने पद ग्रहण किया है, किसके रूप में? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है, बताइए नाम। 4 नाम है, एक आशुतोष दीक्षित जी हैं, एक RKS भदौरिया जी हैं, विवेक राम चौधरी हैं, अनिल चोपड़ा है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है आशुतोष दीक्षित जी, ठीक है। इन्होंने जो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। अगर इनके बारे में देखें तो ये अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने 1 सितंबर को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद भार ग्रहण किया। एयर मार्शल जो दीक्षित हैं, मतलब आशुतोष दीक्षित जी हैं, इनको भारतीय वायुसेना में जो है लड़ाकू दल में कमीशन किया गया था, और एक ऑफिसर के एक मतलब पायलट के रूप में देखा जाए तो इनको एक अच्छा खासा जो है वो अनुभव है फ्लाई करने का। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आशुतोष दीक्षित जो है वो किस पद पर वो आए हैं, तो ये वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। किस संदर्भ में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो अगर आप इमैनुअल मैक्रो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर क्या कहते हैं ओलंपिक्स को ध्यान रखेंगे। तो इनको जो ये पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है, वो उसी लिए ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन किस में रहा, ओलंपिक मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान के लिए उनको फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया ना, डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आयोजित की गई? ठीक है, मतलब कि हॉकी वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किस शहर में आयोजित की गई, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये चारों शहर आप देख रहे हैं, आपके परिचित होंगे। खेल की भावना को बेहतर करने के लिए बिहार राज्य को चुना गया, और वहाँ पे जो है खेल की बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसकी जागरूकता बनाने के लिए बिहार के एक शहर में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। और वो शहर, अगर आप इतिहास से भी जुड़े तो कहीं ना कहीं जब बात कर रहे होते हैं मगध की, या आप बात कर रहे होते हैं 16 महाजनपदों की, तो वहाँ पे ये बड़ी चर्चा में रहती है जगह, ठीक है, राजगीर। तो राजगीर, बिहार की राजगीर जगह पर जो है अभी हाल ही में जो है एक स्टेडियम बना है, वहीं पर जो है इस चैंपियन ट्रॉफी का, वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, डिटेल आपके लिए यहाँ पर है कि 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित की जाएगी ये प्रतिस्पर्धा, जहाँ पर भारत जो है वो बाकी अन्य देशों से जो आ रहे खिलाड़ी हैं उनसे अपनी ट्रॉफी को बचाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो बिहार में खेल बुनियादी ढांचे को विकास की दिशा में एक और कदम, एक तरह से मानिए कि वहाँ पे चीज़ों का आयोजन हो रहा है। आयोजन होने से सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक तो जागरूकता बनती ही है, दूसरी बात है कि वहाँ के और लोग प्रेरित होते हैं ऐसे चीज़ों को करने में या खेल भावना की तरफ आगे बढ़ने में। भारत के बारे में जब देखें ना, तो जैसे अभी पैरा ओलंपिक्स में आप अच्छे खासी जो है मेडल को लेके आए हैं। इसके पहले वाले ओलंपिक में देखें तो आपने प्रदर्शन किया, लेकिन उतना संतोषजनक नहीं। कारण था कि भारत कहीं ना कहीं, या भारत की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं दे रही थी ना। तब बड़ी चर्चा में एक बात आ गई थी जब उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने हॉकी टीम को जो है प्रायोजित किया था, मतलब उनको स्पॉन्सर करके खेलने के लिए भेजा था। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट इसमें थोड़ा प्रयास करने लगी है, अभी देखिए ओलंपिक के जितने भी हीरोज़ हैं जो मेडल लेके आए हैं, उनके साथ अपने देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, और ये सब चीज़ें निश्चित तौर पर प्रेरित करती हैं बहुत सारे खिलाड़ियों को इन सब चीज़ों में आने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं बैकिंग जब मिलती है गवर्नमेंट की तो ऐसी चीज़ें निश्चित तौर पर आगे बढ़ती हैं। और भारत के पास तो वर्किंग पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है ना, 15 से 59 वर्ष के लोग भी सबसे ज़्यादा हैं, और भारत में ऐसे खेल भावना की कोई कमी तो है नहीं। जितना ज़्यादा इन्हें मोटिवेट करेंगे, जितना ज़्यादा इनको जागरूक करेंगे, उतना ये बेहतर प्रदर्शन करते चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रीति पाल एक नाम है, ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में पदक हासिल किया?
तो भाई सब में देखो T35 फाइनल है, मतलब आराम से आपको कोई डाउट नहीं है। जब भी कभी ऐसे पूछे प्रीतिपाल ने किस में किस स्पर्धा में किस कंपटीशन में जीता है, तो ये 200 मीटर्स ना, वुमेंस 200 मीटर्स T35 फाइनल में जो है इन्होंने जीता हुआ है, कौन सा मेडल जीता हुआ है, ठीक है ना। अब अगर डिटेल में देखा जाए तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली ट्रैक और फील्ड भारतीय पैरा एथलीट बन गई है, ठीक है ना। तो 2 मेडल जीतने वाली पहली जो है ट्रैक और फील्ड भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं है तो कम से कम इतना ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रीतिपाल पूछे तो आप कम से कम ये प्रतिस्पर्धा याद रखेंगे, 200 मीटर T35 फाइनल में जो है कौन सा मेडल जीती हैं, कांस्य मेडल जो है जीती हुई हैं ना, मतलब कि ब्रॉन्ज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा मंच वैश्विक मुद्दों और आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिए विश्व नेताओं के साथ लाने के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में जो है दिल्ली में आयोजित हुई एक बैठक है जिसमें आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, वो एक तरीके से संयुक्त सम्मेलन में भाग लेते हुए संबोधन किया है, ठीक है, जिसका नाम है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडरशिप फोरम, ठीक है। इसी के संगठन को क्या कहते हैं, संबोधित किया है। आप यहाँ पे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए संबोधित किया, जहाँ पे उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि, शासन और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार के मंत्र, मतलब सरकार क्या चाहती है, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन को रेखांकित किया। ये एक टैगलाइन हो सकती है अगर कभी स्टेटमेंट में बन जाए क्वेश्चन कि जो हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम की, उसमें मोदी जी की तरफ से अपने देश के लिए कौन सी 3 शब्दों का जो मंत्र है वो दिया गया, तो वो कौन सा था, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, ठीक है, मतलब रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म जो है वो उन्होंने किया, और एक तरीके से उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकले, और उन्होंने डेटा भी दिया कि कितने लोगों को उन्होंने एक साथ लाते हुए गरीबी से बाहर निकाला है ना। तो हालांकि सरकार उनकी है तो कुछ ना कुछ बड़ाई करेंगे ही, लेकिन ये कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ, और एक तरीके से किसने जो है इसकी भागीदारी की, तो कौन, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्मारक टिकट किसने जारी किया ना। दो चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्मारक टिकट, और एक पूछा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है फ्लैग और इंसिग्निया ना। 2 प्रश्न बन सकते हैं। जब स्मारक टिकट की बात आए तो आपके प्रधानमंत्री जी ने जो है इसे जारी किया है, लेकिन अगर फ्लैग एंड इंसिग्निया की बात आए तो हमेशा उसे आप राष्ट्रपति की तरफ चले जाएंगे। मतलब 2 मिलते जुलते प्रश्न हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो स्मारक टिकट जारी किया है वो किसने किया है, वो किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम ने, ये एक लाइन आप देख सकते हैं, भारत मंडपम में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। आपके भारत के जो इस समय CGI हैं वो कौन है, DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है। आप चलिए मुझे बताइए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। चलिए मैं थोड़ी आपकी मदद कर देता हूँ। अनुच्छेद 124 से स्टार्ट है, कहाँ तक लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, कमेंट में बताइए आप। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय पोषण माह पहल के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है ना। विच ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राष्ट्रीय पोषण माह इनिशिएटिव ना। वैसे ये तो कहानी ऐसे हो गई कि आंसर भी बता दो और प्रश्न भी पूछ लो। तो यहाँ पे पहले से ही ये लगा हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसका उत्तर भी आपको मिल ही गया होगा और यही सही जवाब भी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण माह पहल के लिए कौन सा जो सरकारी विभाग है वो जिम्मेदार है, कौन इसके लिए काम करता है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यही काम करता है, ठीक है। इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया, ठीक है, जो पूरे देश में पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें
केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री दीपेंद्र भाई पटेल ना, ये सब फैक्ट हैं, याद रखोगे कौन है मुख्यमंत्री उस समय, और जो जिम्मेदार वो संगठन है वो आपने देख लिया कि वो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच फुटबॉल क्लब क्लिंस्ड दियर मेडन डूरंट कप टाइटल इन 2024, मतलब पहला डूरंट खिताब कौन सा टीम जो है वो जीती हुई है। तो आपको बताएं कि नॉर्थ ईस्ट की टीम है ना, उसका नाम भी जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ठीक है। इन्होंने ही जो है अपना पहला डूरंट कप जो है वो जीता हुआ है। गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंट कप जो है वो जीतकर भारतीय फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है, ठीक है। चलिए, इन्होंने किसे हराया हुआ है, तो सुपर जॉइंट्स, चैंपियन मोहन बगान सुपर जॉइंट्स, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, MBSG को 4-3 से हराया है ना। तो अगर शायद पूछ ले कि जीता तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने है, लेकिन हराया किसको है, तो मोहन बगान सुपर जॉइंट्स को जो है इन्होंने हराया है। एक बार पढ़ के रखेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी ना, तो कनेक्ट होगी चीज़ें, ठीक है। हमेशा कोई चीज़ याद तो नहीं रहती, लेकिन अगर करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ते रहें, क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते रहें, तो बहुत मददगार होता है जब परीक्षा आप देने जाते हैं तब के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है, ठीक है। तो उत्तर भी आपके सामने है, सतीश कुमार, सतीश कुमार जो है, इन्होंने ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसकी, क्या कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष जी जो है रिटायर हो गए, उसके बाद जो है इनको एक्स्ट्रा वर्क की, इसको भी, इस डिपार्टमेंट को भी आप देखिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप क्या बोलते हैं, IOCL के निदेशक मार्केटिंग निदेशक थे, डायरेक्टर थे सतीश कुमार ने श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद, ना ये पूछ सकता है कि किसका कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्होंने अतिरिक्त प्रभार लिया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य जो है उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो जब अध्यक्ष नहीं रहता है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके पास ऑलरेडी कोई जिम्मेदारी है, तो उसे आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, अतिरिक्त प्रभार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही अतिरिक्त प्रभार संभाला है, ठीक है, डन। अगला प्रश्न है आपके लिए, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में योगेश कथुनिया का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था ना। तो इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो किया है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो मेडल जीता है वो फाइनल वाला जो इन्होंने फेंका है वो कितना फेंका है, तो वही चीज़ मैं क्या कहते हैं, फाइनल थ्रो के बारे में पूछ रहा है। तो इनका जो जवाब है वो 42.22 मीटर। अगर आप देखेंगे तो 46 मीटर जिन्होंने फेंका था उनको कौन सा पदक मिला था, स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। और जो 42.22 मीटर जो इन्होंने फेंका है, इनको जो है मतलब सिल्वर पदक मिला हुआ है, ठीक है। तो यही बात यहाँ से पूछी जा रही थी कि पैरालंपिक में जो है पुरुषों का जो डिस्कस थ्रो F56 में जो कंपटीशन हुआ था उसमें योगेश जी को क्या कहते हैं, सिल्वर प्राइज़ मिला। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, कौन सा प्राइज़ मिला था, ठीक है। दूसरा ये बन सकता है कि कितने मीटर मैक्सिमम उन्होंने थ्रो किया था, तो 42.22 मीटर थ्रो किया था। जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उन्होंने 46.86 मीटर जो है वो थ्रो करके क्या गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो ब्राज़ील के थे, ठीक है। भारत को सिल्वर मिला है और ब्राज़ील के जो क्लाडनी बतिस्ता हैं उन्होंने 46.86 मीटर फेंक करके जो है वो जीता है, कितना गोल्ड जीता है। और ग्रीस के जो थे जिन्होंने थर्ड पोजीशन पाई है, कौन सी, 41.32 मीटर उनका मैक्सिमम रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब ध्वज और इंसिग्निया मतलब प्रतीक की बात हो जाए तो हम लोग बात करेंगे किसके, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्मारक टिकट होता तो हम नरेंद्र मोदी जी पर चले जाते, प्रधानमंत्री पर चले जाते, ठीक है। यही बात आपके ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, केनेस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई कहाँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
सेमीकंडक्टर्स, अगर इन टर्म को आपने सुना हो तो कई बार न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी अपने भाषण के दौरान भी कई बार यह कह चुके हैं कि भारत जो है वो एक हब बन सकता है सेमीकंडक्टर्स को बनाने का। सेमीकंडक्टर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं ना, उनमें इनका बहुत यूज़ होता है। और अगर इसका ये हब भारत बनता है तो निश्चित तौर पर भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा बहुत सारी चीज़ें और अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ कर पाएगा। ठीक है, तो बड़ी चर्चा का विषय है। कई बार आप देखते हैं कि प्रोडक्शन चीज़ों का तेज़ नहीं हो पा रहा है, रीज़न है सेमीकंडक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ना। तो भारत के पास अच्छी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करते हुए भारत में गुजरात में जो है सानंद गुजरात में जो है अपनी सेमीकंडक्टर बनाने की इकाई स्थापित करने की बात करी। ठीक है, चलिए ये डिटेल है, कुछ आपने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जिससे देश में सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो है दूसरे देश से ट्रेड बढ़ सकते हैं और ट्रेड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है हमारे यहाँ इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। आकलन ये किया जा रहा है कि लगभग इतना 3,300 करोड़ का निवेश आएगा भारत में, और जिससे जो है भारत की जो इस प्लांट की जो उत्पादक क्षमता है प्रतिदिन कितनी हो जाएगी, 60 लाख चिप्स की हो जाएगी। मतलब 60 लाख सेमीकंडक्टर्स जो हैं प्रतिदिन बन पाएंगे। इनका उपयोग मैं कह रहा हूँ आजकल तो लगभग हर ही जगह पे, जैसे औद्योगिक ऑटोमोटिव में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिक वाहन में, ठीक है, और दूरसंचार में, मोबाइलों में, बहुत जगह पर इसका यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छा भी है देश में। अगर देश जो है थोड़ा सा व्यवसाय को इस तरीके से अगर ईज़ कर दे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को थोड़ा सा अपर रैंक भी मिलेगी और साथ में इन्वेस्टमेंट जितना आएगा उतना ही आजकल, जैसे जब से पूरा विश्व एक देश हुआ है, तब से बेहतर है कि जितना ज़्यादा आपके यहाँ प्रोडक्शन हो पाए, आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ, उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। और देश की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, देश को स्टेबल करने के लिए आपका इकोनॉमी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। 1 सितंबर को फिलिप्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिलिप्स नाम ही आपने सुना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे आइटम आपने फिलिप्स के देखे होंगे। उन्हीं के नए प्रबंध जो है निदेशक कौन बने हैं ना, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। कौन बने हैं? भारत शेषा ना, ये नाम याद रखिएगा। ये फिलिप्स के नए जो है वो एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, डच की ये कंपनी है। फिलिप्स कहाँ की कंपनी है? डच की एक क्या कहते हैं कंपनी है, जिसने भारत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं और जिनका नाम क्या है, भारत शेषा को नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये कभी कोई पूछ ले कि कहाँ किसने नियुक्त किया या फिलिप्स के वर्तमान में भारत के जो है एमडी कौन है, तो आप इसको बता देंगे। एक बार नाम पढ़े रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और हाँ, ये पूछ ले किसके स्थान पर वो आए हैं, तो ये डैनियल मेजॉन जो है, इसके पहले वो एमडी थे, उन्हीं के स्थान पर जो है वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डन। अब ये फैक्ट बहुत ज़्यादा देखना नहीं है कि डैनियल जो मेजॉन है वो कहाँ चले गए, तो नीदरलैंड चले गए, वो छोड़ दीजिए। अगला स्टेटमेंट जो है, अगला जो प्रश्न है आपके लिए, बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। बिस्लेरी नाम देखते ही आपके मन में ये बोतल बन गई होगी, आप देख भी लीजिए बोतल को ना, पानी जो है सप्लाई करती है और मतलब बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसने एक पहल शुरू करा है, उस पहल का नाम है क्या? बॉटल्स फॉर चेंज। बॉटल्स फॉर चेंज। आप सभी जानते हैं कि जो ये प्लास्टिक बॉटल्स की जो कंपनियां हैं जो वाटर डिलीवर करती हैं, इससे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है। एनवायरनमेंट को खतरा इसलिए है कि अगर प्लास्टिक्स फिर से मतलब दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाएगी। एक जगह पर कहीं पर मैंने पढ़ा था एक कोटेशन जो आज मुझे याद आ रहा है, आपको भी ठीक लगेगा, शायद मध्य प्रदेश में कहीं लिखा हुआ था कि डोंट यूज़ इफ़ यू कैन नॉट री यूज़। तो अगर आप उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग बंद करें, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसे ही ये बॉटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो बॉटल्स को रिसाइकल करके जो है वो क्या किया जा सकता है, पर्यावरण के लिए अवेयर किया जा सकता है लोगों को, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी नुकसान जो होने वाले हैं पर्यावरण को, उनसे बचा जा सकता है। तो बॉटल्स फॉर चेंज मतलब कि इन्होंने ऐसे छोटी छोटी इकाइयाँ बना दी हैं कि जैसे आपकी कॉलोनी है
तो ये आपसे संपर्क करेंगे। वहाँ के जितने भी लोग होंगे, जितनी भी बॉटल्स होंगे, इनके कर्मचारी जाएंगे, उस बॉटल्स को ले आएंगे, बॉटल्स को रिसाइकिल करेंगे। अगर बॉटल बनेगी तो बॉटल नहीं, बहुत सारी छोटी अलग अन्य चीज़ें बनेंगी, और इस तरीके से वो एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके से अच्छी पहल शुरू किए हुए हैं। तो कई बार पूछ लेता है बॉटल्स फॉर चेंज इनिशिएटिव किसका है, तो ये किसका है भैया? बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का है। ठीक है, वही बात जो है पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। और वैसे भी आपको पता है, जो भी कंपनी होती है जो अपने देश में काम कर रही होती है, वो एक फंड अलॉट करती है जिसे आप बोलते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कई बार ना आप शहरों में देखिए तो बहुत सारी साइकिल्स जो हैं वो जियो मतलब रिलायंस के द्वारा जो है वो दे दी गई हैं। वो एक तरीके से CSR फंड के तहत जो है अलॉट की गई हैं, जिसमें आप आराम से जाइए और एक घंटे का समय होता है, जो भी उसकी प्रक्रिया हो। ऐसे हर कंपनियां जो हैं अपने टोटल जो उनका प्रॉफिट होता है उसका 10% CSR के रूप में लगभग खर्च करते हैं। तो ये जो फंड है ना बिस्लेरी का, ये जो वो प्रोसीजर है बिस्लेरी का कि बॉटल्स फॉर चेंज, ये वही CSR के थ्रू ही जो है वो किया जा रहा है। इससे दो बेनिफिट होगा, CSR का सही उपयोग भी हो जाएगा और साथ में जो है सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा और साथ में पर्यावरण संरक्षण पर बात की जा सकेगी, थोड़ी जागरूकता भी जो है लोगों में आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी कंपनी वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली है ना? 10 लाख करोड़ को पार करने वाली है। 4 ऑप्शन है आपके पास, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, रिलायंस। अभी हाल ही में इनके बेटे की शादी हुई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो, कुछ लोग हैं जो नहीं गए। तो भव्य आयोजन हुआ, कई महीनों तक चला या वर्षों तक कहा जाए तो, पर भी ना, तो नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो, उसका प्रॉफिट टोटल कितना आया है? 10 लाख करोड़ रुपीस राजस्व पार करने वाला है ना। कौन सी कंपनी? वार्षिक राजस्व, मतलब कि विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ से इन एनुअल रेवेन्यू ना। वार्षिक टर्नओवर कितना है? 10 लाख करोड़। ठीक है, चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, जिसे RIL कहते हैं, 10 लाख करोड़ वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर के इतिहास रच दिया है। ठीक है, इस उपलब्धि का खुलासा RIL की वार्षिक आम बैठक में किया गया। ठीक है, मुकेश अंबानी जी ने किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिलायंस ने 10,122 करोड़ का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया ना, मतलब वही बता रहे हैं वो लोग। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2025 में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल कहाँ होगा ना। तो उसमें आप देखिए न्यूज़ में खूब ये चल रहा है आजकल कि लंदन का जो है एक क्रिकेट ग्राउंड है वो तैयार है फाइनल्स के लिए। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जो है तैयार है। वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है लंदन का। ठीक है, तो लंदन का प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है 11 जून से 15 जून तक जो 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगी, उसके लिए जो है पूरी तरह से तैयार है मेज़बानी करने के लिए। और यहीं पर जो है ये फाइनल, इसका जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है वो होने को है। हाल ही में अपराजिता विधेयक, अगला प्रश्न है ना, और ये ज़रूरी है, बहुत गंभीर मुद्दा भी है और चर्चित भी रहा है ना। अभी आज की भी खबर है, आज वैसे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये शायद आज 13 तारीख है। तो ममता बनर्जी जी डॉक्टर्स के पास गई हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि वो काम पर लौटें। मतलब कि बंगाल में एक बहुत ही दयनीय घटना हुई, जिसको जितना कड़े शब्दों में कहा जाए, जिसकी निंदा की जाए, जिसका विरोध किया जाए ना, वो कम ही होगा। ऐसी घटना के बाद जो है बंगाल सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर के जो है उसने एक कानून बनाया है, अपराजिता कानून ना, जो कि सुरक्षा से संबंधित है महिलाओं की ना। तो ये आपको शो कर रहा होगा, अपराजिता कानून वेस्ट बंगाल ने बनाया है। किसने बनाया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने विधानसभा में अपराजिता विधेयक को पारित किया है, जिससे जो ऐसे वो होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो ऐसे कांड में जाते हैं, उन्हें मृत्युदंड का प्रावधान दिया जाए। ठीक है, और उनके अपराधों के परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट लगती है, मतलब चलो ठीक है, एक सीधी बात यह है कि अगर ऐसे कोई भी गंभीर अपराध होते हैं तो अपराधी को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि वह अपराधी या जो बचे हुए व्यक्ति हैं, जिनका मन थोड़ा बहुत बहक भी रहा है, वो भी इसकी ना सोचें ना। बहुत आवश्यक है, कानून का इतना सख्त होना तो बहुत ज़रूरी है कि अपराधी को सोचना पड़े कि ये करने से हमको दिक्कत हो सकती है ना। अगर इस तरह से लचीलापन रहेगा कि अपराधी गलती करेंगे भी और फिर से मार्केट में घूम रहे होंगे,
तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मनोबल बढ़ता है, जो अपराधी ऐसा करके छूट जाता है। दूसरा ना, बाकी जो लोग होते हैं वो बड़े सरकार से ट्रस्ट डेफिसिट में चले जाते हैं, उनका विश्वास सुरक्षा से हट करके सरकार ऐसा चला जाता है कि हम सुरक्षित नहीं है ना। तो दोनों चीज़ें दिक्कत है देश की ग्रोथ में। तो ये अपराजिता कानून देखते हैं कितना कारगर होता है। अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली ने किस देश में अपने नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उदाहरण। बढ़िया, गर्व की भी बात है, ठीक है। भारत में जो IIT है, किसी एक देश में ना पहली बार फुल फ्लेज्ड एक क्या कहते हैं परिसर का उद्घाटन किया है, और वो जगह है कहाँ पर, अबू धाबी UAE, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, वहाँ के शेख साहब को। तो ये UAE में जो है पहली बार पूरी तरह से पूरा स्ट्रक्चर लेकर के जो है एक अपना अलग से वो कॉलेज का कैंपस का जो है उद्घाटन किया गया है, तो UAE में किया गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, पूरा नाम इनका यहाँ तक है, अल नहयान, ठीक है, मतलब कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो IIT की एक संस्था जो है वहाँ पर आधिकारिक रूप से जो है उसका उद्घाटन कर दिया गया है। ऐसा पहली बार है जब IIT ब्रांड ने भारत के बाहर एक पूरी तरह से विकसित परिसर की स्थापना करी है ना। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, और इससे एक चीज़ और भी होगा कि क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एजुकेशन, या ऐसे कह लिया जाए कि इंटर मिक्सचर होगा। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ने, जैसे मान लीजिए हम लोग कई बार पढ़ते हैं, भारत का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अमेरिका जा नहीं सकता अगर, तो अमेरिकन जो प्रोसेस हैं, जो उनके कोर्सेज हैं वो करना चाहता है। ऐसे ही भारत की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर जा सकती हैं। तो मिक्सिंग होगा ना, मिक्सिंग ऑफ कल्चर होगा, और ये कहीं ना कहीं बेहतर है एजुकेशन के लिए। तो ये जो है, इससे दो देशों के बीच में संबंध भी बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो ये बात UAE के लिए है, और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वृंदावन ग्राम योजना एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना जो है वो लॉन्च की गई है, एकदम उसी दिन जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हम लोग मनाते हैं, मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, मोहन यादव जी हैं, उन्होंने ही जो है इस योजना को मंजूरी दे दी है। और इस योजना में देखा जाए तो गांव जो हैं उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है, उन्हें आदर्श गांव बनाने की योजना है, और साथ में गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो वृंदावन के बारे में जैसे ही आप शब्द देखते हैं ना, तो वृंदावन तो याद आता है आपको, वृंदावन जहाँ पर गायों की बड़ी इज्जत है, भगवान जी जो है वो ग्वाले की तरह दिखाए गए हैं, और साथ ही में वहाँ पे कितना आपस में प्रेम है, सारे लोग एक दूसरे से बिना लड़े हुए रह रहे हैं। इसका मतलब एक ऐसे गांव का निर्माण करना है जहाँ पे आपसी जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो, सब लोग एक अच्छे तरीके से रहें, और साथ में वहाँ पे गौ संरक्षण भी किया जाए ना। वृंदावन नाम से आप थोड़ा सा गायों को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, और समझ सकते हैं कि मतलब ये किससे रिलेट कर सकता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। वैसे लॉरियल की जब बात करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी की बहू, मतलब ऐश्वर्या राय, हाँ, तो वो अभी तक इस ब्रांड को शायद वो मतलब लीड कर रही थी, लेकिन अब उनके स्थान पर जो है एक एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट, उन्हें साइन कर दिया गया है, ठीक है। इसकी जानकारी जो है लॉरियल के जो वो हैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उन्होंने दिया कि आलिया भट्ट जी को है अपना नवीनतम वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। फ्रांस की कंपनी है लॉरियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि के लिए 7 व्यापक योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल व्यय कितना है ना, बजट कितना अलॉट किया गया ना, बहुत फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ है ना, किसानों के डेवलपमेंट के लिए। वैसे लगातार सरकार हमेशा कोशिश कर रही, भारत के बारे में कहावत भी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान से वो मतलब थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। कारण यही है कि कृषि का या तो उतना अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, या तो सरकार इतना मदद नहीं कर रही है कि लोग कृषि की तरफ मुड़े। हालांकि जो किसान हैं ना वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन फिर भी योजनाएं उनके लिए बन रही हैं। देखते हैं कि जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी वो कितनी हद तक जो है वो बेहतर हो पाती है या हो पाता है कि नहीं। चलो, इससे एक प्रश्न याद होता है, बताइए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है सरकार ने कब तक कर रखा है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है
लक्ष्य कब तक का रखा है, आप मुझे कमेंट में बताइए। आता है तो बताइए, नहीं है तो ढूंढ के बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो कृषि के लिए 7 व्यापक योजनाओं की मंजूरी दी गई है, ठीक है, और इसका कुल बजट जो रखा गया है वो 14,235 करोड़ रखा गया है, ठीक है। इतने बजट से जो है कृषि क्षेत्र में जो है वो उन्नति के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि फ़ायदा होगा किसको, किसानों को, और उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक तरीके से कहा जा रहा है कि कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की पहल है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया ना। अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्रीश्योर किससे संबंधित है पहली बात, और दूसरा शुभारंभ किसने किया है। 4 नाम है, नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और श्री पीयूष गोयल हैं, और साथ में श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो मोहन यादव जी के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं किसके, मध्य प्रदेश के, और उसके बाद इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो इन्होंने ही इसको क्या किया है, शुभारंभ किया है। कौन से योजना के बारे में, एग्रीश्योर। एग्री से क्या पता है, एग्री कल्चर मतलब खेतों से थोड़ा सा संबंध आप रख सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं मतलब कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है। मतलब यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने जो है एग्रीश्योर स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं, इसके लिए एक एग्री श्योर जो है एग्री फंड स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब जो गाँव में जो स्टार्टअप्स हैं, ग्रामीण जो उद्यम हैं, उनको बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाएगा, एग्री फंड दिया जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि 750 करोड़ रुपए का मिश्रित पूंजी कोष है, मतलब इसके लिए जो बजट है वो 750 करोड़ रुपए है, जिसके माध्यम से एग्रीश्योर मतलब कि गांव में जो उद्यम लगाएंगे या ग्रामीण जो स्टार्टअप्स लगाएंगे जिससे कि गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए जो है वो कैपिटल इतनी रखी गई है 750 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार करना और विकास को बढ़ावा देना है। टेक्निकली अगर गांव में कोई उद्यमी कोई क्रिएटिव काम कर रहा है जिससे एग्रीकल्चर का भी बेनिफिट हो और साथ में जो है उसका भी बेनिफिट हो, या कोई स्टार्टअप लगाना चाह रहा है गांव के विकास के लिए, तो उसके लिए ये पहल दे दी गई है, ठीक है। लगभग बजट कितना है, 750 करोड़ का। और किसने एग्रीश्योर योजना को शुरुआत किया है, तो जो किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने किया है नई दिल्ली में। चलो अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विष्णु युद्ध अभ्यास। विष्णु युद्ध अभ्यास, वैसे इसे वायरस अभ्यास के रूप में भी कहा जाता है। वायरस से आपको तुरंत कोविड-19 की सिचुएशन याद आ जाती है। कोविड-19 सिचुएशन में पूरा विश्व परेशान रहा क्योंकि हम तैयार पहले से नहीं थे। लेकिन एक बार अगर समस्या आ जाए और दोबारा भी उसी समस्या से प्रताड़ित होना पड़े तो ये हमारी मूर्खता है। तो इसीलिए पहले से प्रयास किया जा रहा है, कुछ क्या कहते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी की जा रही हैं, जिससे कि आगे चल करके अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जिस पर हम बात कर सकें। वैसे ये एक्सरसाइज हुई कहाँ है, विष्णु युद्ध अभ्यास, ये गुजरात कह रहे हैं, राजस्थान में हुई है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर जिले में हुई है विष्णु युद्ध अभ्यास। इसे वायरस युद्ध अभ्यास भी कहते हैं। क्यों ये ड्रिल क्यों की गई है, इसीलिए ताकि जो महामारी आती है उसके लिए तैयार हो सकें। जैसे लड़ाई के लिए हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं ना, वैसे ही एक प्रकार का ये वायरस युद्ध अभ्यास है। मतलब ऐसी कोई बीमारी जो वैश्विक पटल पर आ जाए तो उसके लिए कैसे संयुक्त रूप से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके या एक दूसरे के सहयोग से काम किया जा सके। अगला प्रश्न आपके लिए है, 2024 में मुख्य सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। वेयर इज दी 2024 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल बीइंग हेल्ड, ठीक है। तो एकदम फैक्ट है, मतलब कभी भी पूछे चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल 2024 कहाँ आयोजित हो रही है। 4 शहर आपके लिए दिए गए, न्यूयॉर्क है, लंदन है, जिनेवा है, पेरिस है। उदाहरण उत्तर इसका हो जाएगा पेरिस ना, वहीं जहाँ जिनेवा का जिनेवा कह रहे हैं यूनेस्को का जहाँ मुख्यालय है, ठीक है, वही जहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। मतलब बात कहाँ की कर रहे हैं, पेरिस की। चलिए, तो 2024 में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, 6 सितंबर 2024 को। कहाँ, पेरिस में, ठीक है। और किसका मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यह आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और यूनेस्को के प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास है ना। बहुत मतलब
बड़ा स्टेटमेंट है, कोई काम का नहीं, इतना याद रखोगे। 6 सितंबर को होना है, पेरिस में होना है, ठीक है। और वैज्ञानिक सलाहकार का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, डन। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के 23वें विधि आयोग ना, विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन। अगर 23वें लॉ कमीशन की बात की जाए, इसका मतलब 22 लॉ कमीशन बन गए हैं। पहली बात ध्यान रखना है कि लॉ कमीशन जो है अपॉइंट क्यों होता है, तो लॉ कमीशन इसलिए अपॉइंट होता है ताकि जो है वो कानून, किसी देश में जो कानून निर्माण होता है ना, उसके बारे में सलाह लेने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है, आज तक लगभग अगर देखा जाए तो 77 ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं प्रस्तुत की जा चुकी हैं टाइम पे। जैसे देश में कोई नए कानून की आवश्यकता होती है तो जो विधि आयोग है ना, वो उस पर विचार करता है कि इस कानून को किस तरीके से डेवलप किया जाए या लागू किया जाना चाहिए। तो लॉ आयोग इस समय जो प्रचलन में है वो कौन सा है, 23वां लॉ कमीशन है। कौन सा है, 23वां लॉ कमीशन है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि किसने मंजूरी दे दी है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं, एक ऑप्शन बचता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी या प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जैसे ही आप देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो अब यहीं से एक प्रश्न और भी बन जाता है कि विधि आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात, कितने वर्ष के लिए होता है, तो 3 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, तो भैया 24 में बना है, अब ये 27 तक चलेगा ना, सितंबर में बना है, 1 सितंबर को बना है और 31 अगस्त 2027 तक के लिए चलेगा। 2027 के बाद फिर कौन सा 24वां विधि आयोग बनाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। साथ ही एक बात ध्यान रख लीजिए कि इसमें जो है आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक लिमिटेड फिक्स संख्या नहीं है ना, ऐसे हो सकते हैं और भी सदस्य। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और साथ में और भी अंशकालीन सदस्य भी हो सकते हैं। इसका काम क्या है, भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर करना। बट ध्यान रखना, उसके लिए केवल सलाह दे सकता है, ये बाध्य नहीं है। ये जो विधि आयोग है, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है ना। हाँ, ये कोई मतलब वैधानिक निकाय नहीं है, मतलब ये संवैधानिक नहीं है कि संविधान के हिसाब से या संसद ने बनाया है। ये जो है एक तरीके से मतलब अतिरिक्त निकाय है जो कि सरकार के कहने पर बनता है, ऐसा मान लीजिए। 22वां जो विधि आयोग था उसको गठित किया गया था, लेकिन उसके जो अध्यक्ष थे ना, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष के इस्तीफा दे देने के बाद ये आयोग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर ये पेंडिंग रख ले रहा था, रिपोर्ट कोई भी दे ही नहीं पा रहा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं लग पा रही थी विधि आयोग द्वारा। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष था ही नहीं, और अध्यक्ष नहीं था तो फिर रिपोर्ट लग नहीं सकती है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारतीय साधारण बीमा निगम GIC में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, ठीक है। तो सरकार ने भैया प्लान करा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है प्लान करा हुआ है 6.78% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, और इससे वो एक बड़ा पैसा, मतलब लगभग 4700 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया जाए। इसको आप थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी जहाँ पर होती है वहाँ से वो कुछ प्रतिशत जो है वो बेच देती है। ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट LIC के बारे में भी आपने सुना रहा होगा, ठीक है। तो लगभग 6.78 हिस्सेदारी को बेचने की योजना बना रही है, ठीक है, जिससे लगभग 4700 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, जिसमें अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता, कहाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। तो ये आयोजित हुई है विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप ना। तो जैसे ही डेफ की बात करेगा तो आप चले जाना हैनोवर, ठीक है। जयपुर की किशोरी कौन, अनुया प्रसाद ने हैनोवर में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हराया किसको है, यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को 0.1 अंक से जो है वो हराया है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। हैनोवर मतलब जर्मन राज्य, लोअर सैक्सनी की राजधानी थी और सबसे बड़ा शहर है, तो जर्मनी मतलब जर्मनी की बात हो रही है, डन। अगले सेंटेंस में, वैदिक 3D संग्रहालय किस भारतीय शहर में
बनाया जा रहा है। तो जैसे ही वैदिक की बात आए, वेद, वेद मतलब इतिहास, मतलब जैसे ही वेदों की चर्चा हो, सबसे प्रमुख नगरी जो है, सबसे प्राचीन नगरी जिसे आप जानते हैं कौन सी, काशी, जिसे आप किसे नाम से जानते हैं, वाराणसी। ये संसदीय क्षेत्र भी है किसका, अपने प्रधानमंत्री का। तो वहीं पे जो है वैदिक 3D संग्रहालय जो है बनाने की घोषणा की गई है। वैसे अभी कुछ दिन पहले या ये खबर में था, वहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में बना है ये भी ध्यान रखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, ये आधुनिक संग्रहालय होगा। ठीक है, जो किस पर डिपेंड होगा, ज्योतिष पर, खगोल विज्ञान पर, वैदिक साहित्य पर ना, इसका पूरा का पूरा थीम बनाई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि 16 संस्कार, 64 जो कला और 18 विद्या स्थलों सहित वैदिक साहित्य के विकास प्रदर्शन करने में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। मतलब एक तरीके से कंप्लीट आपको वैदिक चीज़ों से परिचित कराया जाएगा इस पूरे के पूरे संग्रहालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है, अगला प्रश्न है भैया। उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन आप वो क्या कहते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे आप कब मनाते हैं, सितंबर 5 को। ठीक है, इसीलिए मनाया गया कि अध्यापक दिवस मनाते मनाते आप दान वान भी कर लें ना। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, किस मंत्रालय ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। मंत्रालय की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, वैसे आपने कई बार सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ना, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, बट भारत सरकार उन्हें अनुमति नहीं देती है। तो ऐसी जो विश्वास योग्य हों, जो विश्वास योग्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, जिसमें फ्रॉड की संभावना कम हो, लोग धोखा ना खाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का प्रयास जो है किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत ही तो जो क्रिप्टो करेंसी चल रही थी, बिटकॉइन आपने सुना होगा ना, तो बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करती है ना, जिसमें माइनिंग की जाती है बिटकॉइंस की। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो डिजिटल करेंसीज है ना, वो काम करती थी, बट गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करती। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो विश्वसनीय होंगे, मतलब जो हमारे शर्तों पर काम करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा, ऐसे करेंसीज को मान्यता दी जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है इसको, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, डन। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कूटनीतिक यात्रा के दौरान ब्रुनोई, अभी ब्रुनई गए हुए थे, जहां पे आपने सुना था वहां के जो राजशाही है, वहां के जो राजा साहब हैं, उनके पास 7,000 लग्जरी कारें हैं। सोने की गाड़ी पर अपने प्रधानमंत्री जो है बैठ करके गए थे। बहुत साल बाद, मतलब कि जब से कूटनीतिक हमारी शुरुआत हुई थी, लगभग 40-40 वर्ष के बाद जो है किसी प्रधानमंत्री का पहला जो है वो दौरा है इस देश में ना। बहुत छोटा सा एक देश है, बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज खूब हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन खूब होता है ना, उस मतलब नेचुरल रिसोर्स ही उसको भी मानेंगे। तो एक बहुत समृद्ध और बहुत छोटा सा देश है, वहीं पर गए थे मोदी जी ने कूटनीतिक यात्रा। ब्रुनई किस शहर में गए थे ये पूछ रहे हैं ना भैया, तो बंदार सेरी बेगवान, ये शहर का नाम है जहाँ पर ब्रुनई की यात्रा में गए हुए थे। 3 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन पहुंचकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा पर निकल पड़े थे। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रुनई के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम शायद ब्रुनई दारुस्सलाम ऐसा करके पूरा नाम है। ठीक है, ये एक राजशाही आज भी वहाँ पे चलती है। डन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। मतलब कि बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF का फाउंडेशन। ठीक है, का पहला भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, तो पहले भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, पहला ऑप्शन है मनिका बत्रा, दूसरा है साथियान ज्ञानशेखरन, तीसरा है शरथ कमल, फोर्थ है हरमीत देसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरथ कमल जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंदौर स्टेडियम में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT सीजन 5वें के 11वें दिन टेबल टेनिस समुदाय में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। कौन सी, कि भारत के जो शीर्ष पैडलर शरथ कमल हैं,
ठीक है, उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का भारतीय राजदूत घोषित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का भारतीय राजदूत किसको घोषित किया गया है? नाम है शरद कमल। ठीक है, और ये कहाँ घोषणा हुई? जवाहरलाल नेहरू इंदौर स्टेडियम में। अगला प्रश्न है 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में किसको चुना गया है ना? ये बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। थोड़ा सा चर्चित खेल है, इस वजह से कई बार ना आपका चर्चित चेहरों पर नाम जल्दी चला जाता है, जैसे राहुल द्रविड़ जिन्हें अभी कैप्टनशिप मिली है, कैप्टनशिप कह रहे हैं कि जो कोच बने हुए हैं ना। दूसरे नाम है अजय रात्रा, तीसरे नाम है सौरभ गांगुली, चौथे MS धोनी। हालांकि ये तीनों नहीं है, उत्तर है अजय रात्रा। ठीक है, इन्हीं को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अजय रात्रा जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ना, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ठीक है, क्या? उन्होंने जो है इंडियन क्रिकेट के सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्मर इंडिया जो विकेट कीपर थे अजय रात्रा ना, विकेट कीपर थे, ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में अजय रात्रा जिन्हें क्या कहते हैं भारतीय क्रिकेट के चयन प्रक्रिया के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किस प्रकार, कौन से खिलाड़ी थे? मतलब बैट्समैन थे, बॉलर थे, तो वो कौन थे? विकेट कीपर थे ना। भारतीय विकेट कीपर अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ठीक है, पोषण ट्रैकर पहल के लिए, पोषण ट्रैकर पहल की जैसे ही बात होती है, पोषण न्यूट्रिशन का मतलब है, हम लोग अभी कुछ देर पहले भी पढ़ रहे थे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, ये वही उसी का एक्सप्लेनेशन है। आपको ये PDF अगर पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल TCS पाठशाला पे जाके इस PDF को ले सकते हैं ना, आराम से पढ़ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है उसको भी। किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया है, तो उत्तर वही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलो अगला प्रश्न, बस आज के प्रश्न हो गए ख़त्म। तो वैसे ये सीरीज जो है वो ऋषभ सर पढ़ाते थे, अब आज से ये जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। अगली लेक्चर से जो है मैं कोशिश करूँगा कि और चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। अगर टू द पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर परीक्षा में अगर क्वेश्चन इनसे रिपीट होता है या ऐसे मुद्दों से रिपीट होता है तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर बताइएगा, और कुछ करने की आवश्यकता आपको कुछ यहाँ पे लगता है इम्प्रूव करना है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक भी बार मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो आप पहले से समझ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो किसी अपने दोस्त को भेज भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।